का वीडियो कुछ खास परिस्थितियों में बन रहा है। मैं इस समय महाराष्ट्र में हूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग से आ रहा हूं, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं इस चीज को निभाऊंगा। आपके सामने ये वीडियो जो आज यानी 20 अगस्त 2024 को जो फिलिस्तीन में घटनाएं घटी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन कई महीने में था। जिस तरह से लड़ाइयां हुई वेस्ट बैंक और गाजा में और जो एक बड़ी राजनीति खेली गई, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, जो पूरे विश्व की राजनीति है। देखिए, सबसे पहले देखिए, गाजा में हमास ने हमाद सिटी नॉर्थ वेस्ट ऑफ खान यूनिस, वहां पर उसने मोटर शेल से फायरिंग की। उसके बाद देखिए, जो देर अल बला है, देर अल बला जो एकदम गढ़, मतलब एक तरह से इजराइल का माना जाता है, जहां पर उसने चारों तरफ फौज लगा रखी है, वहां पर 60 मिलीमीटर मोटर शेल से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने फायरिंग की। उसके बाद एक खान यूनिस के वेस्ट में करारा जो जगह है, करारा पे अचानक आईडीएफ का एक एडवांसमेंट हुआ और उस एडवांसमेंट को रोकने के लिए वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस भिड़ गया। इस तरह से पहली बार हुआ है। अल तायना स्ट्रीट करारा में, जहां पर आईडीएफ के लोगों ने घुसने की कोशिश की और वहां से उनको बाहर कर दिया गया, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बाहर कर दिया। उसके बाद इजराइल ने अबू जैद फैमिली जो बुरेज कैंप में है, उसको बाकायदा टारगेट करके वहां बम्बार्डमेंट की, उसमें कई सिविलियंस मारे गए। और उसके तुरंत बाद, जब ये बुरेज कैंप की घटना हुई, उसके तुरंत बाद हमास ने मरकवा टैंक उड़ा दिया तल अल सुल्तान नेबरहुड में। चीथड़े उड़ गए, उसमें जो इजरायली सोल्जर्स थे उनके चीथड़े उड़ गए। उसके बाद देखिए, जो हमास ने फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज पे हैंड ग्रेनेड और मशीन गन यूज करते हुए कनाडा एरिया, जो तल अल सुल्तान का है वेस्ट ऑफ राफा सिटी, कनाडा एरिया, देखिए आपने इस तरह के नाम सुने, स्वीडिश एरिया, कनाडा एरिया, टर्किश एरिया, ये सब जो हैं, ये फिलिस्तीन के मुद्दे पे लंबे समय से जो बाहर से लोग जो आते थे और वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि 1947 के बाद से फिलिस्तीन को एक देश के रूप में यह है कि एक देश फिलिस्तीन बनना चाहिए, यूएन का रेजोल्यूशन है, लेकिन कोई एक्चुअल देश तो इस तरह से बन नहीं पाया यूएन की ही वजह से। इजराइल पे वो कभी भी यूएन उस तरह से सख्ती कर नहीं पाया, अमेरिका की वजह, मतलब अमेरिका के दबाव में। तो इसलिए जो तमाम तो पैलेस्टीनियंस की जो पोजीशन थी वो रेफ्यूजीज की थी, तो रेफ्यूजीज को हेल्प, और अभी भी है, और आज तो यही बात तो हमास कहता है कि जो फिलिस्तीनी सिविलियंस हैं वो तो ऑफिशियली रेफ्यूजीज हैं और उनकी मदद करना यूएन का फर्ज है, लेकिन यूएन उसको निभाता नहीं है। अब तो यूएनआरडब्ल्यूए को भी बदनाम करके उसको बंद करने की साजिश है। लेकिन ये जो नाम है, स्वीडिश, टर्किश, अब देखिए जैसे जो कनाडा एरिया तल अल सुल्तान में, ये सब बाहर से के जो देश हैं, उन्होंने आगे काफी, मतलब पिछले 20, 25, 30 सालों में वहां पर कॉलोनीज बनाई थी, वो सब इजराइल ने खत्म कर दी। तो ये देखिए, लेकिन उसका बदला कोई कनाडा से लेने नहीं आ रहा है कि तुमने जो है हमारे नाम से जो ये बना था तुमने वो कर दिया। उसका बदला हमास ले रहा है और कनाडा इजराइल के साथ खड़ा है। तो देखिए, हैंड ग्रेनेड्स और मशीन गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे तल अल सुल्तान के कनाडा एरिया में 6 आईडीएफ सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। उसके बाद देखिए, अल कत्सिया स्कूल जो है गाजा में, उसको टीबीजी शेल से, वहां पर, ये भी तल अल सुल्तान के पास है, टीबीजी शेल से एक टैंक वहां पर उड़ाया। और उसके बाद एक जो पर्सनल कैरियर है, जो इस तरह से बख्तरबंद गाड़ी है, उसको उड़ाया। उसके बाद हमास ने जो नेत्जरीम एक्सेस में जो कंट्रोल साइट इजराइल ने लगा रखी है, उस पर हमला किया। उसके बाद जो हमाद सिटी एरिया है, जहां कल सिविलियंस की किलिंग इजराइल ने की थी, वहां पर हमास ने आज फिर स्ट्राइक की, आज स्ट्राइक की बदले में, और उसमें भी 2 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हो गए। उसके बाद देखिए, उमर अल आगा स्कूल अल करारा एरिया, उमर अल आगा स्कूल अल करारा एरिया, जो कि खान यूनिस के नॉर्थ ईस्ट में है, वहां भी मोटर शेल्स का एक बड़ा एक बैराज हमास ने छोड़ा और उसमें भी आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए हमास ने एंटी पर्सनल एक्सप्लोजिव डिवाइस
ये अल सलाम नेबरहुड ईस्ट ऑफ राफा में उसने उससे एक कम से कम चार आईडीएफ सोल्जर्स के एक फोर्स को उस एक्सप्लोजिव से मार गिराया। उसके बाद देखिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद एक D9 बुलडोजर आईडीएफ का, उस पर सदमिया एक्सप्लोजिव डिवाइस है जो हमास ने खुद बनाई है, उसको कहां पर मारा? रेड हाउसिंग जंक्शन ताल अल सुल्तान नेबरहुड में, वहां पर उसने मारा। रेड हाउसिंग जंक्शन यहां पर मारा। उसके बाद ये आप देखिए अल करारा में फिर एक बार मोटर शेल से एक आईडीएफ का एक बड़ी गैदरिंग थी, उसको मारा। फिर जो टर्किश हॉस्पिटल है, ये नेज़रिम एक्सेस के पास है। टर्किश हॉस्पिटल के पास एक आईडीएफ की पूरी एक टुकड़ी आ रही थी और उसके खिलाफ भी हमास ने वहां पर फायरिंग की और उसमें जो है कई आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए। उसके बाद फिर इजराइल ने मुस्तफ़ा हाफिज स्कूल है गाजा में, वहां पर बम्बार्डमेंट किया स्कूल पे, उसमें 20 फिलिस्तीनी सिविलियन मारे गए। और उसके तुरंत बाद कम से कम 6 और जगह, टर्किश हॉस्पिटल के पास, कनाडा स्ट्रीट के पास दोबारा, अल करारा में 6 जगह लगातार फौरन हमास ने रिस्पॉन्स दिया। आप देखिए कम से कम अभी तक मैं खुद 7 से 8 घटनाएं आपके सामने पढ़ चुका हूं। ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये अभूतपूर्व है, क्योंकि इस तरीके से रेजिस्टेंस ने कभी इतनी, मतलब एक एक दिन में इतनी घटनाएं, और जो बढ़ती जा रही, जैसे जैसे इजराइल का आइसोलेशन बढ़ रहा है, इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और उसने तो ट्रू स्टॉक्स भी नहीं होने दी पूरी तरह से, वो आपको आखिरी में बताएंगे ये। लेकिन देखिए रेजिस्टेंस का जो पूरा एक अप्रोच है कि लगातार वो मार्क कर रहा है। उसके बाद देखिए कि जेनिन, फिर वेस्ट बैंक में जो चीजें हुई, खासतौर पे जाबा जो इलाका जेनिन का है वेस्ट बैंक में, वहां पर मशीन गन और एक्सप्लोजिव से लड़ाई हुई। और क्या लड़ाई हुई अभी आप सुनिएगा। एक और जो जगह है नाब्लस, 3 जगह लड़ाई हुई, जेनिन, नाब्लस और ट्यूबस में, जबरदस्त। और नाब्लस में जबल अल तुर जो बड़ा मशहूर एरिया है जहां पर आईडीएफ का चेक पॉइंट है, वहां पर भी हमला किया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने और आईडीएफ सोल्जर्स। वहां जो चेक पॉइंट है ऑलरेडी उस पर कई बार वार हो चुका है, फिर से उस पर वार हुआ। उसके बाद देखिए ट्यूबस में इंटेंस आर्म क्लैशेस की खबर आई, जिसमें बुलेट्स और एक्सप्लोजिव डिवाइसेस से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मुकाबला किया। फिर देखिए खबर आई, ये ऐसे ही होता रहा, एक बार जेनिन से आ रही है, एक बार नाब्लस से आ रही है, एक बार ट्यूबस से आ रही है। अब फिर से साउथ जेनिन से जो जाबा में एक आईडीएफ के सोल्जर्स ने इन्वेट करने की कोशिश की, वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने वहां पर आईडीएफ सोल्जर्स को मार गिराया। और उसके बाद देखिए एक ट्यूबस से बयान आया कि ट्यूबस इज अ कॉफिन एंड हुएवर एंटर्स विल डाई। ट्यूबस एक तरह का एक बहुत बड़ी कब्र है इजरायलियों के लिए, जो इसमें घुसेगा वो मारा जाएगा। फिर देखिए नाब्लस में मैंने बताया ना 3 जगह, जेनिन, ट्यूबस, नाब्लस में जो वैनगार्ड्स ऑफ लिबरेशन, जो वहां का एक लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप है, उसने अल सलाम मस्जिद और गमाल अब्देल नासिर जो इजिप्ट के बड़े प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट थे पहले 1950s में, पंडित नेहरू के समय, तो अल सलाम मस्जिद और गमाल अब्दुल नासिर पार्क के पास जबरदस्त भिड़ंत हुई, जहां पर कम से कम 14 इजरायली सोल्जर्स वो वहां पर की टुकड़ी थी, उनको पीछे हटना पड़ा, उसमें से 3 बुरी तरह से घायल हो गए। फिर ट्यूबस पे लौटते हैं। ट्यूबस में जो तमून जंक्शन, और तमून जंक्शन वो जगह, तमून वो एरिया है जहां पर कम से कम ट्यूबस के काफी जो लड़ाके हैं, 6 लड़ाके शहीद ऑलरेडी इजराइल कर चुका है। लेकिन आज की जो लड़ाई हुई उसमें एक भी फिलिस्तीनी लड़ाका मारा नहीं गया, बल्कि जो दो जीप्स थी जिसपे आईडीएफ के सोल्जर्स आए थे, उन पे हमला हुआ और उसमें से दोनों जीप्स डिसेबल हो गई और उन जीप्स को छोड़ के आईडीएफ के सोल्जर्स को भागना पड़ा। 2 आईडीएफ के सोल्जर्स को गोली लगी, वो भी पीछे लगी उनकी पीठ में, भाग रहे थे वो। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि देखिए क्या मतलब, जो रेजिस्टेंस अपनी बात जो पॉइंट बनाना चाहता था वो देखिए उसने बनाया। उसके बाद नाब्लस में फिर से अल सलाम जो अल सलाम मॉस्क है
उसमें नाबल्स में फिर से एक एक्सप्लोजिव डिवाइस से एक और फोर्स जो आईडीएफ की आ रही थी उसको उड़ाया गया। फिर वापस आते हैं ट्यूबस पे। ट्यूबस में जो ओल्ड मार्केट एक्सेस है, जो पुरानी बाजार एक्सेस है, वहां पर फियर्स क्लैशेस हुए, जबरदस्त क्लैशेस हुए और उसमें आईडीएफ सोल्जर्स को फिर पीछे हटना पड़ा। कम से कम 13 आईडीएफ सोल्जर्स उसमें उस टुकड़ी में थे, उनको पीछे हटना पड़ा। उसके बाद फिर देखिए ट्यूबस में अभी हम लोग ओल्ड मार्केट एक्सेस में थे। फिर तमून में जब वो जीप्स पे अटैक हुआ तो तीसरी भी जीप आई, उस पर भी अटैक हुआ, उसको भी उसी हालत में, उसकी भी वही हालत कर दी। मतलब आज जो फेरोसिटी दिखाई है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, मतलब आज तो ऐसी फेरोसिटी जो है ये बहुत कम देखने को मिली है। और इसीलिए 20 अगस्त 2024 एक विशेष दिन है। और फिर से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को भी आप लोग अंत तक देखिए और इसको आप कामयाब करिए जैसे बाकी वीडियो को किया। हालांकि ये बहुत दूसरी परिस्थितियों में बनाया जा रहा है। मेरा हुलिया भी आप देखिए, बहुत थका हुआ हूं मैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, महाराष्ट्र में कुछ काम से आया हूं, राजनीतिक काम से। यहाँ चुनाव है और आप समझ गए होंगे। तो अभी देखिए फिर तमून में जो हुआ, उसके बाद फिर से जेनिन, जाबा में, जो जाबा इलाका है जेनिन का, वहां से फिर से खबर आई कि वहां पर एक और क्लैश हो गया। और वापस फिर हम लोग ट्यूबस लौटते हैं। यहां पर मुआविया एक्सप्लोजिव जो है ये हमास ने जो बनाया था, इसको इन्होंने ट्यूबस की मेन स्ट्रीट पे इन्होंने हमास के फाइटर्स ने आईडीएफ की फोर्सेस के बीच छोड़ा और उससे जो है आईडीएफ की फोर्सेस में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद ट्यूबस में एक डायनामो एक्सेस है। कितनी घटनाएं हो रही डायनामो एक्सेस में, मतलब मुझे बनाना ही था ये वीडियो में, तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डायनामो एक्सेस में एक आईडीएफ की इन्फेंट्री फोर्स उस पर सीधे अटैक किया और वहां पर भी 6 आईडीएफ सोल्जर्स जो हैं उसमें से 2 मारे गए, 4 घायल हुए और उन 6 को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स को आना पड़ा। फिर हम लोग नाबल्स पे लौटते हैं। नाबल्स में क्या हुआ इधर कि अल आइन जो कैंप है, अल आइन कैंप तक आईडीएफ के सोल्जर्स पहुंच गए थे। वहां पर देखिए इस तरह से ये हो रहा है जैसे आप कोई फिल्म देखिए जिसमें ट्यूबस का सीन आ रहा है, नाबल्स का आ रहा है, जेनिन का आ रहा है, तर 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 इस तरह का। और उसमें जो लार्जर जो पैटर्न है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या एक बड़ी प्लानिंग थी। उसके बाद देखिए अलाइन कैंप में जो आईडीएफ की फोर्सेस घुसने की कोशिश कर रही थी, वहां जबरदस्त लड़ाई हुई, वहां पर आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद इन्होंने जब आईडीएफ को कुछ नहीं सूझा तो ट्यूबस में इन्होंने कई घर जलाने शुरू कर दिए, कई इन्होंने जो ऑर्डिनरी जो साउंड बॉम्ब छोड़ने शुरू कर दिए। और इन लोगों ने इस तरीके से कोशिश की, कोई सिविल डिफेंस की टीम, जो कुछ एम्बुलेंसेज वगैरह हैं वो आगे ना बन पाए, मतलब जो सिविलियंस घायल हुए वेस्ट बैंक में, मारा नहीं गया कोई, वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी सिविलियंस घायल हुए उन तक कोई इस तरह से ना पहुंच पाए, ये इन लोगों ने कोशिश की। हालांकि वो भी, उसमें भी आईडीएफ असफल रही, क्योंकि काफ़ी एम्बुलेंसेज और वहाँ पर हेल्प अल्टीमेटली वहाँ पर मतलब पहुँच गई। और इसलिए भी पहुँच गई क्योंकि जो मतलब फिलिस्तीनी फाइटर्स थे उन्होंने भी इंश्योर किया कि वो पहुँचे। उसके बाद देखिए जेनिन में जकाम राउंड अबाउट है। जकाम राउंड अबाउट और म्यूनिसिपैलिटी रोड के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई फिर से, और इसमें देखिए कम से कम 15 आईडीएफ के सोल्जर्स इसमें घायल हुए। ये जो अब देखिए मतलब एक पूरा इन्वेजन, वेस्ट बैंक का पूरा इन्वेजन ही लोग कर रहे थे, और उस इन्वेजन को कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने छोड़ा। तो देखिए जकाम राउंड अबाउट और म्यूनिसिपैलिटी रोड यहाँ पर। फिर जेनिन पे हम वापस आते हैं। जेनिन में फिर देखिए बड़े हाई एक्सप्लोजिव्स के साथ जो कुछ नई जगह आईडीएफ के फोर्सेस ने घुसने की कोशिश की। अल वादी स्ट्रीट, फिर से अल जकम राउंड अबाउट, म्यूनिसिपैलिटी स्ट्रीट और अल ज़हरा नेबरहुड। अल ज़हरा नेबरहुड जो है वहां पर खास तौर पे जो कम से कम आप सोचिए करीब 34 से 35 जो स्ट्रॉन्ग आईडीएफ की यूनिट, उसने वहां पर हमला किया। और वहां पर जो है ये अल ज़हरा में यहाँ पर कम से कम 13 घंटे की लड़ाई हुई। और इसमें वही हुआ कि दो तरफ से दो तरफ से आईडीएफ के सोल्जर्स आए थे, और एक सेक्शन आईडीएफ के सोल्जर्स का वो छुपा हुआ था, और ये था कि
अगर पहले वाली जो फोर्स है उसको नुकसान पहुंचाता है रेजिस्टेंस, तो दूसरी फोर्स आएगी। लेकिन पहली वाली फोर्स को इस तरीके से एक चाल बना के लड़ते हुए हमास के फाइटर्स ने एक ऐसा एक रफ सा सर्कल बनाया। उस रफ सर्कल में जो फोर्स छुपी थी हमास को, उसका मतलब इंटेलिजेंस थी उसके बारे में, जो फोर्स छुपी थी वो भी एक्सपोज हो गई। और जब वो एक्सपोज हो गई तो उसके बाद उस पर कई हैंड ग्रेनेड्स छोड़े। ये देखिए जो लगातार हथियारों में इजाफा हो रहा है, जो हैंड ग्रेनेड्स आ रहे हैं, मशीन गन्स आ रही हैं, एक्सप्लोजिव्स आ रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल आरपीजी लॉन्चर्स और जिस तरीके से और जो मोटर्स जो लगातार रेजिस्टेंस छोड़ता है वो तो है ही। तो ये जो देखिए सारी चीजें, उसके बाद फिर देखिए ट्यूबस में अकाबा जंक्शन, देखिए नए नए नाम। अकाबा जंक्शन में जो खासतौर पे तहसीर में है, यहां पर रैबी वन एक्सप्लोजिव छोड़ा गया। सादमिया एक्सप्लोजिव की बात हुई थी पहले, रैबी वन एक्सप्लोजिव क्या है? रैबी वन एक्सप्लोजिव वही शार्पनल जिसमें और ज्यादा छोटे नुकीले हैं और इसका जो ब्लास्टिंग पावर है वो डबल है। और रैबी वन एक्सप्लोजिव वेस्ट बैंक की खासियत बनता जा रहा है। वेस्ट बैंक की कई लड़ाइयों में रैबी एक्सप्लोजिव यूज हो चुका है। उसके बाद देखिए ट्यूबस में फिर से लौटते हैं। अल फरा जो ट्यूबस में एक रेफ्यूजी कैंप है जहां बहुत कई बार पहले लड़ाई हो चुकी है। इस बार लेकिन उस तरह से वहां लड़ाई नहीं हुई थी, वहां भी आईडीएफ के सोल्जर्स पहुंच गए। और वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने ये सोचा था कि बाकी जगह बाकी फाइटर्स एंगेज्ड है, तो अल फरा खाली होगा, अल फरा में कुछ कत्लेआम मचाया जाए। लेकिन एक फिलिस्तीनी सिविलियन को वो अल फरा में नहीं मार पाया, एक, नॉट अ सिंगल। अल फरा के छतों पे पहले से रेजिस्टेंस फाइटर्स, बाकायदा ट्रेन रेजिस्टेंस फाइटर्स, सिविलियंस नहीं जो मोलोटोव कॉकटेल लिए नहीं, बाकायदा ट्रेन रेजिस्टेंस फाइटर्स वहां पर अल फरा कैंप में पहले से छतों पे थे। उन्होंने जब गोलियां बरसानी शुरू की तो आईडीएफ सोल्जर्स बिना किसी लड़ाई के, बिना मुकाबले के वहां से भागने पे मजबूर हुए। ये तो एक जो बात है कि इतिहास लिखा गया, एक महाकाव्य लिखा गया आज फिर से 20 अगस्त को, हर दिन एक लिखा गया। लेकिन जो 20 अगस्त को जो जिस तरह से मिलजुल के, मतलब गाजा में जितनी इंटेंस फाइटिंग हुई उतनी ही वेस्ट बैंक में इंटेंस फाइटिंग हुई, इसकी मिसालें कम है। अब देखिए हम आते हैं हिजबुल्ला पे। हिजबुल्ला ने जो आज पूरा एक नहारिया पे बड़ी स्ट्राइक की और नहारिया में कई उसने जो फिर से आग लगा दी। कल मैंने आपको बताया था यारा में, हाँ कल एक इंपॉर्टेंट बात, यारा में जो कल एक इजरायली मारा गया वो आईडीएफ का ऑफिसर निकला जिसने गाजा में जुल्म किए थे। अब बताइए कितनी बार ये बात है। यमन ने मारा था, आपको याद होगा, हाइफा, और हाइफा में उसने मार दिया था एक ऐसे उसको जो बेलारूस ओरिजिन का था, जुविश था और आईडीएफ का वो उसने ऑफिसर था, उसने जुल्म किया था, वो उसने मारा। आज नहारिया में जो हुआ, कल जो यारा सेटलमेंट में हुआ था उसमें भी एक आईडीएफ सोल्जर जिसने जुल्म किए थे वो मारा गया। चुन चुन के मारा जा रहा है, लगातार ये चीज चल रही है। फिर देखिए हिजबुल्ला ने जो मैं बता रहा था आज जो किया, नहारिया पे हमला किया और उसके बाद 20 रॉकेट अल जलील, क्योंकि अल जलील से इजराइल ने भी लेबनान पे फायर किया था, तो अल जलील पे 20 रॉकेट लगातार छोड़े हिजबुल्ला ने। और उन 20 रॉकेट्स जो वो निशाने पे लगे उसमें कम से कम 11 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए। ये देखिए लगातार। उसके बाद देखिए क्या है कि जो हदब ऐता एरिया है, हदब ऐता एरिया ये लेबनान में, इसमें आईडीएफ की फोर्सेस ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। पहले भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें हो चुकी हैं आईडीएफ द्वारा, वो नाकाम हुई। इस बार जो हुई उसमें तो और बुरा हश्त हुआ क्योंकि उसको पहले से हिजबुल्ला के फाइटर्स वहां तैनात थे, उन्होंने सारी कोशिशें नाकाम कर दी। जो भी फोर्सेस इन्फिल्ट्रेट कर रही थी उनको पीछे इजराइल बॉर्डर की तरफ हटना पड़ा। 2 आईडीएफ के सोल्जर्स उसमें घायल हुए जिनको घसीट के जो उनके साथी हैं उनको घसीट के उनको ले जाना पड़ा। उसके बाद देखिए जारिद बैरिक में इस बार, क्योंकि कई बार हिजबुल्ला स्ट्राइक कर चुका है जारिद, तो इस बार इजरायली सोल्जर्स ने अपने रॉकेट वेपन्स और आर्टिलरी वगैरह का काफ़ी जमावड़ा बना रखा था। लेकिन उसमें जो सीधे जो हिजबुल्ला ने मारा है उससे इट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैरिक्स एंड कॉजिंग अ फायर।
ये देखिए, ये वहां पर भी जारिद बैरिक्स में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने आग लगा दी। उसके बाद देखिए जो साइमल्टेनियस जो एरियल अटैक यानी ड्रोन से हिजबुल्लाह ने मारा स्नात जीन बेस जो नॉर्दर्न कमांड है इसराइल का, उसका लॉजिस्टिक्स ऑफिस है, वहां पर मारा। और ये भी देखिए एक एरिया जो उसके पहले इसराइल ने बम्बार्ड किया था, कदमूस एरिया, उसके बदले में जो लेबनान के एरिया को बम्बार्ड किया था, उसके बदले में ये किया। उसके बाद बयात बिल्दा जो साइट है इसराइल की, उसमें बुरकान मिसाइल मारी, फिर रमीम बैरिक्स पे मारा, फिर ज़ेबदीन बैरिक्स पे मारा, फिर समाका साइट पे मारा। उसके बाद शुमौरा साइट में एक बड़ी घटना हुई, जब क्योंकि यहां पर भी शुमौरा साइट से जो लेबनान का तेर हरफा एरिया है, वहां पर इसराइल ने बॉम्बिंग की थी। उसके जवाब में शुमौरा साइट में रॉकेट्स मारे गए, जिसमें एक कम से कम 5 से 6 इजरायली सोल्जर्स के बुरी तरह घायल होने की खबर है। तो ये देखिए जो आज की मोटा मोटी जो बातें हैं, जो लड़ाइयाँ हुई, उसके अलावा आपको बता दें कि बड़ा एक जो पूरी जो बातचीत का मामला है जो कायरो में हुई, उसमें एक तरफा अमेरिका जो है इसराइल के साथ पूरा दिखाई पड़ा। इसराइल ने जो कंडीशन लगा दी कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेज़रीम एक्सेस को हम विड्रॉ नहीं करेंगे, इस चीज को हमास ने मना कर दिया। और इसराइल को ये लग रहा था कि हमास प्रेशर में, पता नहीं क्यों ये मुगालता इसराइल पाले हुए कि हमास प्रेशर में। अमेरिका की हालत खराब है, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि इसराइल जो बार बार मना कर रहा है और जिसके आगे अमेरिका नतमस्तक है, क्योंकि जुविश लॉबी का जो पैसा है, तो वो ईरान जो है इस मौके का फायदा उठा के कभी भी वो इसराइल पे स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका इस बात को जानता है। नेतन्याहू ने तो, लेकिन भाई उसने तो पूरी तरह से अपना, मतलब नेतन्याहू के घर तक को, जो उसका प्राइवेट रेजिडेंस है, जो उसका रिट्रीट है, लग्जूरियस जो उसका होम है, जहां पर वो रंगरेलियां मनाता है, उसको हिजबुल्लाह ने फिल्मा लिया। और उसकी कहानी आपको बताई थी हमने परसों। तो वो नेतन्याहू जो है वो तो अपने, मतलब इस उसमें है कि ठीक है, तुम उसके अंदर भी हमारा बंकर है, उस घर के अंदर भी जो सिसेरेनिया में था, जो जिसको हिजबुल्लाह ने फिल्म किया, हमारे और भी बंकर्स है, उसमें हम चले जाएंगे, लेकिन कुर्सी हमारी बनी रहेगी। और ये भाई अगर देखिए लास्ट में जो पूरी स्थिति जो अभी दिख रही है कि रेजिस्टेंस और यमन और हिजबुल्लाह मिल के जो रशिया और चाइना के साथ जो उनकी प्लान, इस तरह के बयान आ रहे हैं कि अब देखिए, अब हो सकता है कि जो पहले ये था कि इसराइल को रिकग्नाइज कर लेंगे, इसराइल और फिलिस्तीन अलग एक साइड बाय साइड दो देश रह सकते हैं, उसको भी इनकार करके हमास की जो ओरिजिनल डिमांड थी कि पूरे इसराइल पे फिलिस्तीनियों का कब्जा हो और उसका कैपिटल जेरूसलम हो, उस तरफ जो पूरा है कि वन नेशन, टू नेशन नहीं, एक वन नेशन बने केवल फिलिस्तीन, जिसमें हम देंगे इक्वल राइट्स जो जूस है हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जुल्म किए हैं 70 साल, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये जो देखिए पूरी बात है, ये एक भयंकर कन्फ्रंटेशन की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। अमेरिका की डिप्लोमेसी पूरी तरह से फेल हो गई है। उधर रशिया और चाइना लगातार मजबूत हो रहे हैं। ईरान सबसे बड़ा पत्ता, ताश का 53वां पत्ता इस समय ईरान के हाथ में है। ईरान जब भी चाहे, जिस भी तरह चाहे, इस लड़ाई का रुख मोड़ सकता है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।